क्या कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में एक साथ क्रांति हो तो कैसा होगा? आज हम एक ऐसे ही संगठन की कहानी देखने वाले हैं जिसने बस यही करने की कोशिश की थी। नाम था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या कॉमिंटर्न। तो ये कॉमिंटर्न था क्या? आसान भाषा में समझें तो इसे ग्लोबल हेडक्वार्टर की तरह बनाया गया था। एक ऐसा सेंटर जो दुनिया भर में होने वाली कम्युनिस्ट क्रांतियों को कंट्रोल करेगा। इसे 1919 में मॉस्को में बनाया गया और वो दौर इतिहास का एक बहुत ही उथल-पुथल वाला दौर था। ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना। पहले विश्व युद्ध की तबाही से पैदा हुआ एक ऐसा सपना जो दुनिया भर के मजदूरों को कह रहा था कि उठो, अपनी जंजीरें तोड़ो और एक नई दुनिया बनाओ। तो शुरुआती सालों में कॉमिंटर्न का मिशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। रूस में जो बुल्शेविक क्रांति हुई है, उसकी आग को पूरी दुनिया में फैलाना है। मतलब स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। उन्हें लगता था कि रूस की क्रांति अकेली नहीं बच सकती। इसे बचाने के लिए जरूरी है कि ये आग पूरी दुनिया में फैले, एक चेन रिएक्शन की तरह, और खासतौर पर जर्मनी जैसे बड़े इंडस्ट्रियल देशों में। और इस कंट्रोल को पक्का करने के लिए उन्होंने 21 शर्तें रखी। इसका मतलब सीधा था, अगर किसी पार्टी को कॉमिंटर्न का हिस्सा बनना है तो उसे मानना होगा कि मॉस्को से जो भी फैसला होगा वो पत्थर की लकीर है और सबको मानना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। यूरोप में क्रांति की जो उम्मीदें थीं वो धीरे धीरे दम तोड़ने लगीं। और जैसे जैसे ये उम्मीदें टूटीं, कॉमिंटर्न का मिशन भी बदलने लगा। अब वो सोवियत संघ के अंदर चल रही पावर पॉलिटिक्स का एक आईना बन गया था। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव नहीं था, ये एक बहुत गहरा वैचारिक बदलाव था। अब दुनिया भर के कम्युनिस्टों का पहला काम क्रांति करना नहीं रह गया था। अब उनका काम था सोवियत संघ की रक्षा करना, चाहे किसी भी कीमत पर हो। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कितना बड़ा बदलाव आया था। लेनिन के समय में जहां थोड़ी बहुत खुली बहस होती थी, स्टालिन के आते ही सब कुछ लोहे के अनुशासन में बंध गया। कॉमिंटर्न अब क्रांतिकारियों का ग्रुप नहीं, बल्कि स्टालिन के हाथ का एक औजार बन चुका था। और फिर आया सोशल फैसिज्म का सिद्धांत, जो एक बहुत ही विनाशकारी कदम साबित हुआ। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि फांसीवाद के खिलाफ सारे लेफ्टिस्ट एक हो जाते, लेकिन इस पॉलिसी ने उल्टा कम्युनिस्टों से कहा कि दूसरे सोशलिस्ट ही उनके असली दुश्मन हैं। और जर्मनी में इसके नतीजे बहुत बहुत भयानक हुए। जर्मनी में नाजियों का उभरना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। मॉस्को को अचानक अपनी पूरी स्ट्रैटेजी में एक जबरदस्त यू टर्न लेना पड़ा। ये तो साफ हो गया था कि सोशल फैशिज्म वाली पॉलिसी एक बहुत बड़ी गलती थी। इसकी वजह से हिटलर के खिलाफ जो आवाजें थीं वो कमजोर पड़ गईं और कम्युनिस्ट आंदोलन बिल्कुल अकेला और बेबस हो गया। ये शायद 20वीं सदी के सबसे बड़े पॉलिटिकल यू टर्न्स में से एक था। कल तक कॉमिंटर्न, जिन्हें अपना दुश्मन नंबर 1 बता रहा था, आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाने के लिए बेताब था। स्पेन इस नई पॉपुलर फ्रंट स्ट्रैटेजी का असली टेस्ट बना। एक तरफ ये फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई का एक हीरोइक सिंबल था, लेकिन दूसरी तरफ ये इस बात का भी सबूत था कि स्टालिन अपनी ही साइड के दूसरे क्रांतिकारियों को कुचलने से भी पीछे नहीं हटेगा। कॉमिंटर्न का जो आखिरी दौर था वो भी पॉलिसी में ऐसे ही चौंकाने वाले बदलावों से भरा था। और ये सारे बदलाव सिर्फ और सिर्फ स्टालिन के दूसरे विश्व युद्ध के हिसाब किताब पर टिके थे। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कॉमिंटर्न की नीतियां कितनी ज्यादा बदलीं। अगस्त 1939 में जब नाजी सोवियत पैक्ट हुआ तो युद्ध को साम्राज्यवादी कह दिया गया, लेकिन जैसे ही जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, वही युद्ध महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध बन गया। मतलब संगठन की आइडियोलॉजी पूरी तरह से मॉस्को के राजनीतिक फायदों के हिसाब से बदल रही थी। और फिर इसका अंत हो गया। और मजे की बात देखिए, वर्ल्ड रेवोल्यूशन की इस पार्टी को किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि खुद इसके बनाने वाले ने ही खत्म कर दिया। स्टालिन ने इसे एक डिप्लोमेटिक तोहफे की तरह अपने वेस्टर्न साथियों ब्रिटेन और अमेरिका को दे दिया, बस एक दोस्ती का इशारा। तो इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? कॉमिंटर्न की विरासत सीधी सादी नहीं है, ये विरोधाभासों से भरी हुई है। एक तरफ देखें तो ये स्टालिन के हाथ का एक ब्यूरोक्रेटिक टूल था जिसने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इसी ने दुनिया भर में लाखों लोगों को फांसीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दी। आखिर में कॉमिंटर्न की कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह है।
ये हमें दिखाती है कि जब क्रांति के बड़े बड़े आदर्श जियोपॉलिटिक्स की कठोर सच्चाई से टकराते हैं तो क्या होता है। क्या ये दुनिया को आज़ाद कराने का एक अधूरा सपना था, या ये एक सबक है कि कैसे बड़े बड़े आदर्श भी सत्ता के खेल में फंस जाते हैं।